तो आज हम सीखने वाले हैं वैदिक गणित का सूत्र निखिलम और सूत्र निखिलम जो कि आपके पास गुणन संक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। सूत्र निखिलम को दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। एक सूत्र निखिलम को हम आधार के अनुसार प्रयोग में लेते हैं और एक हम उपाधार यानी कि सूत्र निखिलम आधार विधि और सूत्र निखिलम उपाधार विधि। सबसे पहले ये समझेंगे, जैसा कि ज़रूरी है वैदिक गणित में, कि इस सूत्र का प्रयोग किस संक्रिया के लिए और किस स्थिति में किया जाता है। तो इस सूत्र का प्रयोग आपके पास किया जाता है गुणन संक्रिया के लिए, और गुणन संक्रिया के लिए आपके पास तब किया जाता है जब आपकी गुणा करने वाली संख्याएं जो है वो एक ही आधार के पास हो या एक ही उपाधार के पास हो, यानी कि आपकी दोनों या तीनों संख्याएं जो होती है वो किसी एक ही आधार के निकट होनी चाहिए या फिर एक ही उपाधार के निकट होनी चाहिए, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आधार जो सूत्र निखिलम आधार है उससे गुणा करना सीखेंगे, और आज के इस वीडियो में हम पहले सीखेंगे दो संख्याओं का गुणा करना। तो एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, आपकी संख्याएं लेते हैं हम यहाँ पर 101 और इसे हम गुणा करना चाहते हैं यहाँ पर 103 से। तो यहाँ हम सूत्र निखिलम आधार इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी जो दोनों संख्या हैं वो एक ही आधार 100 के निकट है। आधार, उपाधार और विचलन के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, कोई अज्ञानता है, तो आप पहले हमारा जो वैदिक सीरीज का, इसी श्रृंखला का जो पहला वीडियो हमारे चैनल पर वैदिक गणित 1 के नाम से वो देखिए। उसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार, उपाधार और विचलन की जो अवधारणा है वह क्या है। यहीं पर हम एक और उदाहरण ले रहे हैं कि ताकि आप इसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का अंतर समझ सकें। तो इसी प्रकार का हम एक उदाहरण ले रहे हैं आपका यहाँ पर 104 और हम उसे गुणा कर रहे हैं यहाँ पर 98 से। दोनों संख्याएं ऐसी है जो आधार 100 के निकट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे। इसका तरीका देख लीजिए आप। सबसे पहले हम हमारी पहली संख्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपकी 101, और फिर हम हमारी दूसरी संख्या लिख रहे हैं यहाँ पर 103। इस संख्या के सामने हम इसके विचलन लिखेंगे। तो 101 का जो विचलन होता है आधार 100 से, वो 100 से आपका उसका विचलन है आपका यहाँ पर 1 प्लस 0 1, और इसी प्रकार 103 का जो विचलन होता है 100 से वो होता है प्लस 0 3। यहाँ पर आप दूसरे, यहाँ पर जो उदाहरण हमने लिया है, इस दूसरे उदाहरण में देखिए हम पहले संख्याएं लिखेंगे 104 और संख्याएं लिखेंगे हम यहाँ पर 98। तो 104 का जो आधार 100 से विचलन होता है वो होता है प्लस 0 4। वहीं 98 का यानी कि 98 का जो 100 से विचलन होता है वो माइनस 0 2 होता है, क्योंकि ये आपके पास 100 से 2 कम है। यानी कि आगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने जैसे ऊपर की संख्या ली है तो आप नीचे की संख्या का विचलन लेंगे। यानी कि अगर आप संख्या ये ले रहे हैं तो आपको विचलन ये लेना है, अगर हम संख्या ये ले रहे हैं तो हमें विचलन ये लेना है। तो हमने इस संख्या के साथ इस विचलन को लिया है। यहाँ हमारे दो समूह बनेंगे। पहले समूह में हमें लिखना है यहाँ पर 101 और प्लस 0 3। फिर हम एक विभाजक खींच देते हैं यहाँ पर दूसरा समूह बनाने के लिए। तो उस दूसरे समूह में आपको इन दोनों विचलनों को गुणा करना है। जी हाँ, इन दोनों विचलनों को आपको गुणा करना है। तो आपके विचलन है यहाँ पर 0 1 और 0 3, यानी कि 1 और 3 को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मिलता है हमें 3। लेकिन यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा कि आप जो आधार ले रहे हैं वो आधार है आपका 100, और इस 100 में आपके पास शून्य है 2। 100 में आपके पास 2 शून्य है, तो यहाँ आपको 2 अंक रखने हैं और आपके 2 अंक आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो हम यहाँ इस 3 को लिखेंगे 0 3। जब आप पहले समूह को यहाँ पर हल करेंगे तो आपको यहाँ 101 और 3 को जोड़ के मिलेगा आपको 104, और यहाँ पर दूसरे समूह में आपको 0 3 जिसमें 2 अंक है आपके पास। तो हम इस विभाजक चिन्ह को यहाँ से हटा देते हैं और आपको यहाँ पर आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 10,403। इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो है उसे हल करते हैं। आप ये संख्या लेंगे तो उसके साथ आप इस विचलन को लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं 104 और माइनस 0 2। हम एक विभाजक यहाँ पर रेखा खींच देते हैं। अब हम प्लस 0 4 को माइनस 0 2 से गुणा करते हैं। यानी कि जब हम धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो आपको पता है कि हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो आपका उत्तर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर -8। और यहाँ पर अभी हम 2 अंक बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इसे -08 नहीं लिखेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम इस ऋणात्मक चिन्ह को यहाँ से हटाएं
और इस ऋणात्मक चिन्ह को हटाने का तरीका देखिए आप क्या होगा। हम पहले इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं। पहले आप सोल्व करेंगे तो आपको 104 माइनस 2, 104 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 102 और इधर की संख्या है आपकी -0.8 या सिर्फ आप उसे सिर्फ -8 भी लिख सकते हैं। तो इसको धनात्मक बनाने का तरीका होता है आपके पास कि आप यहाँ से एक अंक उधर, एक जो है आपके पास 102 में से आप एक उधर लेते हैं दूसरे समूह में, लेकिन वो एक जो है इस आधार से गुणा होकर 100 बन जाता है आपके दूसरे खंड में। यानी कि आप 102 में से एक निकालेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 101, और जो एक आपने दूसरे समूह में लिया है वो एक इस आधार से गुणा होकर आपके पास बना है 100, और इस 100 में से हम क्या करते हैं, इस 100 में से हम आपके पास इस 8 को यानी कि यहाँ पर हम घटा देते हैं। तो आपके 100 में से 8 को घटाने पर आपको मिलेगा यहाँ पर आपके उत्तर में पहले खंड में आपको मिलेगा 101 और दूसरे खंड में आपको मिलेगा यहाँ पर 92 यानी कि 92। तो आपका उत्तर हो जाएगा 10,192। यहाँ यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो हम आपको और ही सरल तरीके से बता देते हैं कि आपका जो पहला खंड है, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आप देखिए आपका पहला खंड बन रहा है यहाँ पर आपका 102, ठीक है, और 102 के बाद आपका दूसरा खंड है यहाँ पर -0.8 या फिर -8। आपके आधार में आपके पास जो आधार आप ले रहे हैं 100, इस आधार में आपके पास 2 शून्य है, तो आप इस पहले खंड के पीछे 2 शून्य लगा दीजिए, और 2 शून्य लगाकर आपका जो दूसरा खंड है यानी कि आपका 8 जो लिखा हुआ है माइनस का, वो आप इसमें से यहाँ पर सीधे सीधे घटा दीजिए। यानी कि जब आप इन दोनों को हल करेंगे इसमें 2 शून्य लगाकर, तो आपको अपना उत्तर, यही उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर उपाधार विधि का उदाहरण ले रहे हैं, जहाँ पर आपकी संख्याएं आधार के निकट न होकर किसी उपाधार के निकट होंगे। तो उस विधि को आप ध्यान से देखेंगे और ये तुलना करेंगे कि दोनों विधियों में आपका क्या अंतर है। आधार और उपाधार को प्रयोग करने पर आपको अलग क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखेंगे आगे। निखिलम उपाधार विधि को समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। आपके पास उदाहरण है आपका यहाँ पर आपका 52 और 54, इन्हें हम गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ हम निखिलम उपाधार का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी दोनों संख्याएं जो है, आपकी दोनों संख्याएं एक ही उपाधार 50 के निकट है, एक ही उपाधार 50 के निकट है। तो हम वही काम कर रहे हैं कि दोनों संख्याएं पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और आपकी दोनों संख्या 52 और 54। इस उपाधार 50 से 52 का जो विचलन है वो है +2 और 54 का विचलन है आपका +4। तो हम विधिवत कार्य करेंगे। यहाँ पर 52 में हम पहली संख्या के साथ दूसरी संख्या का विचलन लेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 52 + 4, और एक विभाजक रेखा खींचकर हम क्या करेंगे, दूसरा समूह बनाएंगे, और दूसरे समूह में आप दोनों विचलनों को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 8। लेकिन अंतर क्या है, ये विधि तो हम, ये जो प्रक्रिया है ये हम तो आधार विधि में भी कर रहे थे। तो उपाधार में अंतर ये है कि आप इस पहले समूह को यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और पहले समूह को आप उपाधार अंक से गुणा करेंगे। उपाधार अंक आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपका उपाधार है 50, और इस 50 में 0 के आगे आपका अंक क्या है 5, तो आपका उपाधार अंक है 5, और इसी उपाधार अंक से आपको इस पहले समूह को हल करके गुणा कर देना है। तो पहले हम पहले समूह को हल करेंगे। हल होगा आपका यहाँ पर 52 में जब आप 4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको हल मिलेगा 56। उस 56 को हम इस 5 से यहाँ से यानी कि 5 से हम गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 280। इस 280 को लिखने के बाद आपका जो दूसरा समूह है वो है 8। अब इस उपाधार में आपके पास सिर्फ एक ही शून्य है, उपाधार 50 में आपका एक ही शून्य है, और एक ही शून्य है तो दूसरे समूह में आपका एक ही अंक होना चाहिए। आपका एक ही अंक है 8, तो हम सीधे सीधे विभाजक रेखा को हटा देते हैं, और हटाने के बाद आपको उत्तर प्राप्त होगा 2808। उत्तर प्राप्त होगा 2808। तो जैसा कि हमने कहा कि एक ही अंक है तो विभाजक रेखा को हटा देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि एक से ज़्यादा अंक होते तो क्या होता, एक से ज़्यादा अंक होते तो क्या होता, तो वो भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस संख्या को बदल रहे हैं। एक और उदाहरण ले रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर हम 52 की जगह ले रहे हैं 53, और 52 की जगह जब आप 53 लेंगे तो देखिए सवाल में क्या फ़र्क पड़ेगा आपके पास इसकी हल में। तो यहाँ पर आप 53 लेंगे तो आपका विचलन हो जाएगा यहाँ पर +3, और विचलन आपके पास +3 हो जाएगा। तो पहले समूह का जो हल होगा आपके पास वो होगा यहाँ पर आपके पास 57, और 57 को जब आप 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 285।
और 285 के बाद जो आपका दूसरा समूह होगा, दूसरे समूह में आप इन दोनों विचलनों को गुणा करेंगे। आप 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 12। अब आप ध्यान से देखिए, आपके उपाधार में एक शून्य है, इसका तात्पर्य ये है कि आपके दूसरे खंड में आपका एक ही अंक होना चाहिए, लेकिन दूसरे खंड में आपके पास 2 अंक हैं, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला अंक है, इस पहले अंक को हम आगे के समूह में जोड़ देंगे, यानी कि इस 12 का जो 2 है हम वो यहीं छोड़ेंगे और इस 1 को हम 285 में जोड़ देंगे। 285 में जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 286, 286, और साथ में हम इस विभाजक चिन्ह को अब हटा देते हैं। हटा देंगे तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 लिखने के बाद आपको अपना उत्तर प्राप्त होगा 2862, 2862, और ये इस प्रश्न का आपको उत्तर होगा। और यदि कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है, जैसे हमने पहले उदाहरण में यहाँ पर देखी थी, तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। हम यहाँ पर 202 को, अंतर समझिएगा आप सभी तरीकों में, 202 को हम गुणा करने वाले हैं यहाँ पर 197 से। 197 से गुणा करने वाले हैं, गौर से समझिए। सबसे पहले हम हमारी दोनों यहाँ पर संख्याएं लिख देते हैं, 202 और यहाँ पर आपका 197, 197। अब ये दोनों संख्याएं आपकी किसी आधार के निकट नहीं है, लेकिन उपाधार 200 के निकट है। आपकी संख्याएं किसके निकट है, उपाधार 200 के निकट है। अब इनमें 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपके उपाधार का उपाधार अंक है 2 और इसमें आपके शून्य भी कितने हैं, 2। तो अब सबसे पहले आप इनके विचलन लिखिए। 202 का 200 से जो विचलन है वो है आपका +02, और उसके बाद 197 जो कि 200 से छोटा है, 200 से ये 3 कम है, इसलिए इसका जो विचलन होगा वो होगा -03। अब आप क्या करेंगे, वही आप काम करेंगे सबसे पहले कि पहली संख्या के साथ आप दूसरा विचलन यहाँ पर हल करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 202 -03 और विभाजक रेखा खींचकर हम दूसरा समूह जो आपका बनेगा वो +02 को -03 से गुणा करना है, यानी कि +2 को -3 से गुणा करने से आपका बनेगा -6। अब आप यहाँ पर देखिए कि अंतर क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ आधार नहीं उपाधार को काम में ले रहे हैं और उपाधार अंक जो है आपका वो है 2। जैसे यहाँ उपाधार अंक था 5, तो इस यहाँ पर उपाधार अंक है 2, तो उपाधार अंक 2 को हम यहाँ पर पहले समूह को कोष्टक लगा के उसे गुणा करने वाले हैं। अब आप 202 में से जब 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 199, आपको मिलेगा 199, और उस 199 को हम यहाँ पर 2 से गुणा करने वाले हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 398, यानी कि 398। और इस समूह को हल करने के बाद आपका जो दूसरा समूह है उसमें आपके पास यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है। तो कैसे हल करेंगे, जब जैसा कि हमने यहाँ पर पिछले उदाहरण में आपको बताया था, हम क्या करेंगे, इस 398 में क्योंकि आपके उपाधार में यहाँ पर 2 शून्य है, तो हम यहाँ पर 2 शून्य लगा देते हैं, और 2 शून्य लगाकर हम आपका जो दूसरा समूह है -6, उस -6 को नीचे लिखते हैं, यानी कि 6 को हम इसमें से घटा देते हैं। तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा अपना उत्तर जो है आपका ये 39,794, 39,794 आपको प्राप्त होगा, और यही आपका यहाँ पर उत्तर होगा। तो आप जो विधियाँ आपने सीखी है उनमें तुलना कीजिए कि किस विधि में आपने क्या प्रयुक्त किया है, किस बात का ध्यान रखना है। आधार विधि में क्या करना है, उपाधार विधि में क्या करना है, आधार और उपाधार विधि में क्या अंतर है। यदि आप तुलना करते हुए पढ़ेंगे, विधि को ढंग से समझेंगे, एक एक स्टेप का ध्यान रखेंगे, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, और धीरे धीरे आप अभ्यास करके, गणित में अभ्यास बहुत जरूरी है। जी हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिए कि जो प्रश्न आप सीख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, या आपके स्कूल के जो ऑनलाइन क्लासेस है उनके माध्यम से, या किसी भी और माध्यम से, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप उस तरह के प्रश्नों को खुद अपने हाथ से हल नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें पारंगत नहीं होंगे। आप बार बार उन्हें भूल जाएंगे। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में इस वीडियो के अंत में हम आपको ये बता दें कि वैदिक गणित सीरीज के जिस तरह से हम श्रृंखला में वीडियो ला रहे हैं, इसकी अगली श्रृंखला के इसी श्रृंखला के अगले वीडियो में हम आपको सूत्र निखिलम आधार और निखिलम उपाधार से 3 संख्याओं का गुणा करना बताएंगे। जी हाँ, 3 संख्याओं का गुणा करना बताएंगे, और ध्यान से समझेंगे, उस विधि में थोड़ा सा अंतर है, और जब आप इन विधियों को सीख लेंगे बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आगे आपकी जो वर्ग और घन की विधियाँ आने वाली है, उन वर्ग और घन की विधियों में भी वो विधियाँ इसी सूत्र के आधार पर बनती हैं, उनमें से कुछ विधियाँ। तो यहाँ बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।